साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा जिसके तहत सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट में जो 6 मंथ मैंडेटरी है, क्या उसे ट्रायल कोर्ट कंडोन कर सकती है या नहीं कर सकती, और इसको लेकर जो रिसेंट गाइडलाइंस अभी आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। और साथियों, काफ़ी हद तक अखबारों में छपा भी है कि 6 महीने अब आपको इंतज़ार नहीं करना होगा, जिसको लेकर कुछ कपल्स काफ़ी उत्साहित हैं कि उन्हें तलाक जो है जल्द मिल जाएगा। बट ऐसी कंट्रोवर्सी भी देखी गई है कि कुछ न्यायालय अभी भी अपने पुराने रवैये पर, पुराने स्थितियों पर, पुराने प्रोसीजर पर जो है अड़े हुए हैं कि हम 6 महीने को जो है कंडोन नहीं करेंगे, यू शुड कम इन द रूटीन कोर्स। तो साथियों, क्या है ये मिस्ट्री और किसके लिए ये कानून बनाया गया है, ये कानून कैसे एप्लीकेबल होगा, इसके क्या क्या पैरामीटर हैं और हमें क्या क्या प्लीडिंग्स करनी होगी अपनी एप्लीकेशन पे, ये एक एक बात मैं खुलकर आपको समझाऊंगा। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है। साथियों, टॉपिक को अंत तक सुनिएगा और इसके अनुसरण में जो भी लीगल राय आपको दी जा रही है उस पर एक्ट अपॉन कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी हद तक राहत अपने केस में मिलेगी। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने एक बात लिखी है, न्यू कंसेप्ट रिगार्डिंग द डिवोर्स पिटिशन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ये निर्णय जो है ये वर्ष 2023 का है, जिसमें फंडामेंटल क्वेश्चन क्या था, वेदर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर, कोई कोर्ट के पास जो है विशेष पावर है, क्या उनके एक्सरसाइज या उनको उपयोग में लेने से, जो कि आर्टिकल 142 संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, कैन रिड्यूस और वेव द पीरियड ऑफ 6 months फॉर मूविंग द सेकेंड मोशन एज स्टिपुलेटेड इन सबसेक्शन 2 टू सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमें दोनों सिनेरियो में जो है देखना होगा। तो कुल मिला के ये मूड क्वेश्चन था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जो हमारे पास पावर है आर्टिकल 142 में और डिवोर्स पिटिशन में सुलहनामा हो सकता है या हो जाता है, तो क्या हम सेम डे जो 6 मंथ का मैंडेटरी पीरियड है, क्या उसे हम वेव आउट करते हुए जो संबंधित पक्षकार हैं, क्या उसे हम राहत दे सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्योंकि सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट का एक कंडीशन इम्पोज करता है कि सेकेंड मोशन जो है वो 6 मंथ के बाद ही आएगा। तो अगर उसे वेव आउट किया जाता है तो काफ़ी हद तक राहत पक्षकारों को मिलती है। तो कोर्ट को ये देखना था कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसके अगेंस्ट में अगर आर्टिकल 142 संविधान को अप्लाई किया जाता है तो क्या वास्तव में वो एक बड़ी राहत स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में लिखी मैंडेटरी कंडीशन के बावजूद भी पक्षकारों को दे सकता है या नहीं दे सकता। साथियों, कोर्ट ने जो है इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कुछ चीज़ों को देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि कुछ हाई कोर्ट्स या कुछ फैमिली कोर्ट्स जो है ये डिस्पेंस विद कर रही थी पीरियड ऑफ 6 मंथ, और अभी भी ऐसा हो रहा है for moving the second motion as there was no possibility whatsoever of the spouse cohabiting, क्योंकि वहाँ पर अब कोई भी स्थिति पक्षकारों के बीच बचती नहीं है कोहेबिट करने की। ये अक्सर उन मामलों में होता है कि जहाँ लंबे टाइम से आप इस तरह से लड़ रहे हो और मैटर पेंडिंग के 498 के या डोमेस्टिक वायलेंस के या 125 के, और अल्टीमेटली पक्षकारों में जो है राजीनामा हो गया है और एक लमसम अमाउंट जो है आपने दे दिया है। अब पक्षकार जो आपकी वाइफ है वो ये नहीं चाहते कि आगे परसू किया जाए, ना ही आप चाहते हो। और चूँकि आप कई बार ऐसा होता है कि इंडिया से बाहर रह रहे हो, कई बार काफ़ी दूर रह रहे हो या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी मंशा क्या रहती है कि जब पैसा दे ही रहे हैं तो सारे काम जो है सेम डे हो जाए और सारे केसेस जो है सेम डे विड्रॉ हो जाए। तो आप एक शर्त जो है पिटिशन में जरूर लिखते हो कि हमारे बीच अब सहवास की या कोहैबिटेशन की कोई भी स्थिति या संभावना नहीं बची है। तो वहाँ पर ऐसा कोर्ट ने देखा कि कुछ हाई कोर्ट या कुछ फैमिली कोर्ट जो है 6 मंथ का जो मैंडेटरी पीरियड था उसको वेव आउट या उसे कंडोन जो है वो कर रहे थे। साथ ही जिस कारण कोर्ट को जो है इस पिटिशन में मूड क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या आर्टिकल 142 संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों में 13B हिंदू मैरिज एक्ट का जो मैंडेटरी 6 मंथ का पीरियड है, क्या उसे वेव आउट या उसे कंडोन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और साथियों, एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आर्टिकल 142 संविधान की जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर तो है ही, बट ये सबसे डिफरेंट तरह की जो है पावर कोर्ट के पास में है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कोर्ट 482 CRPC के तहत पावर एक्सरसाइज कर रहा हो या आर्टिकल 226 या आर्टिकल 227 संविधान के तहत जो है पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा हो। ये सबसे अलग हट के जो है पावर कोर्ट के पास में है। और ऐसी पावर का उपयोग यूजुअली कोर्ट तब करता है जब डिस्पेंस में जस्टिस करना हो या ऐसी रेमेडी कानून में देनी हो जो अवेलेबल नहीं है, जिसको दिया जाना काफ़ी आवश्यक है। साथियों, जब हम बात करते हैं डिवोर्स की तो 2 रास्ते जो है हमारे पास कानून में होते हैं। या तो हम अप्लाई करें कंटेस्टिंग डिवोर्स के लिए, जिसके लिए अडल्ट्री या डेजर्शन या क्रुएल्टी मुख्य ग्राउंड जो है आपके पास में होते हैं। इसके अलावा अदर ग्राउंड्स भी हैं, बट मुख्यतः इन 3 ग्राउंड्स पर ही डिवोर्स फाइल किया जाता है। पर जब सुलहनामा हो गया है तो आप लोग जो है फाइल करते हो म्यूचुअल डिवोर्स। तो म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर सबसे पहले जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की थी वो थी अमनदीप सिंह
वर्सेस हरविंग कौर के अंदर, जिसमें 6 मंथ जो ये पीरियड था ये मैंडेटरी है या नहीं है इस पर चर्चा हुई थी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि कूलिंग ऑफ पीरियड कैन बी वेव्ड बाय द कोर्ट वेयर द प्रोसीडिंग हैव रिमेन्ड पेंडिंग फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कई बार मामले जो है कोर्ट में लंबे टाइम तक पेंडिंग रह जाते हैं, पक्षकार लड़ रहे हैं, अल्टीमेटली सुलह होती है, पर अगर लंबे टाइम तक वो सुलह नहीं होती है तो ये संभावना फिर से रह जाएगी कि पक्षकार डिस्प्यूट्स क्रिएट करेंगे। तो पक्षकार डिस्प्यूट क्रिएट ना करें, जिस स्नैरियो में यह आवश्यक है कि सबसे पहले आप डिस्प्यूट सारे सॉल्व करो, उसके बाद कोर्ट में जो है ये कॉपीज फाइल करो, तभी कोर्ट जो है डिवोर्स ग्रांट करता है। और ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं, चाहे वो कोटा राजस्थान में हो, चाहे वो अजमेर में हो, चाहे वो ब्यावर एक जगह पड़ती है अजमेर के पास में, यहाँ कोर्टें ऐसा ही करती हैं कि पहले सारे केस आप विड्रॉ करो, उसके बाद हमें एक एफिडेविट दो जो वहाँ की प्रोसीडिंग से वो सबमिट करो, और उसके बाद जो है हम आपको डिवोर्स की जो है डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। साथियों कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जो है म्यूचुअल डिवोर्स दे देता है और कुछ केसेस पेंडिंग रह जाते हैं और वाइफ जो है जानबूझ के विड्रॉ नहीं करती है, तो वहाँ पर राइट जो है हस्बैंड के अफेक्ट होते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि सबसे पहले सारे केस विड्रॉ करें, उसके बाद ही जो है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आगे बढ़ें। साथियों ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और इस व्यू को जो है सपोर्ट किया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इनके ओम प्रकाश वर्सेस के नलिनी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया है रूपा रेड्डी वर्सेस प्रभाकर रेड्डी में, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया है डी वाड्रा वर्सेस बी वाड्रा में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया है दिनेश कुमार शुक्ला वर्सेस नीता के अंदर, जबकि काउंटर व्यू जो है ये दिया है केरला हाईकोर्ट ने एम कृष्णा वर्सेस जैन के अंदर। तो कुल मिला के अब कंट्रोवर्सी जो है कोर्ट को फाइनली तय करनी थी कि 13B में फेट क्या होगा। तो ये सबमिट किया गया कि 13B में जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसके लिए प्रथम शर्त ये है कि दोनों ही पक्षकार करीबन 1 साल से अलग अलग रह रहे हो, मींस उनके बीच कोई कोएबिटेशन नहीं हुआ हो। और जब भी आप पिटिशन 13B की फाइल करते हो उसमें शर्त लिखी जाती है कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं और इस 1 साल में हमारे बीच कोएबिटेशन नहीं हुआ। हालांकि पक्षकार अपनी समझ से कई बार ऐसा भी करते हैं कि शादी के 2 दिन बाद से ही अलग रहना दिखाते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम शादी के 2 दिन बाद अलग हो गए और उसके बाद से हमारे बीच कोई कोएबिटेशन नहीं है और ना होने की स्थिति है, हमें तलाक चाहिए। तो कुल मिला के हमें सेक्शन 14 को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और सेक्शन 13B सब क्लॉज 2 जो है ये प्रोसीजर इन नेचर है और ये सबमिशंस कोर्ट में आए हैं बार बार, और ये जो डिस्क्रिशन है टू वेव द पीरियड इज शुड बी गाइडेड बाय द डिस्क्रिशन एंड शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जहाँ पक्षकारों के बीच कोई संभावना नहीं है रिकॉन्सिलेशन की, जहाँ पक्षकार जो है अलग हो चुके हैं, इस सिनेरियो में 13B के प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेबल होने चाहिए। साथ ही कुल मिला के हमें एक बात समझनी होगी कि जो डिस्क्रिशन है टू वेव द पीरियड इट शुड बी गाइडेड बाय द डिस्क्रिशन एंड इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। कोई चांस पक्षकारों के बीच रहने का नहीं है, ना ही रिकॉन्सिलेशन का है, और पक्षकार जो है लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं और मैटर को जो है लंबे टाइम से कंटेस्ट कर रहे हैं, अब उन्हें मैटर को सॉल्व करना है। द कोर्ट शुड कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोर्ट को क्या कंसीडर करना चाहिए? हाउ लॉन्ग पार्टीज हैव बीन मैरिड, और लिटिगेशन कब से पेंडिंग है, कब से अलग रह रहे हैं और इनके बीच कितने मुकदमे चल रहे हैं, जो मीडिएशन है या जो कॉन्सलेशन है उसका क्या फेट रहा। इसके अलावा अगर पक्षकारों के बीच बच्चे हैं तो उनकी एलिमनी और उनकी जो कस्टडी है उसको लेकर क्या फेट पक्षकारों के बीच में है। तो कुल मिला के वहाँ पर महत्वपूर्ण यह कि पीरियड जो है 6 मंथ का उसको वेव आउट किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के हम एक बात नटशेल में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट where the court dealing with a matter is satisfied that a case is made out to waive out the statutory period, कि कोर्ट अगर ऐसी बेसिस से डील आउट कर रहा है और कोर्ट को लगता है कि पीरियड को जो है वेव करना चाहिए, इट कैन डू सो आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग पैरामीटर। कोर्ट ऐसा कर सकता है अगर फॉलोइंग पैरामीटर सेटिस्फाई होते हैं तो स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 6 मंथ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13B सब क्लॉज 2 इन एडिशन टू स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर सेक्शन 13B सब क्लॉज 1 ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टीज इज ऑलरेडी ओवर बिफोर द फर्स्ट मोशन इज इटसेल्फ। अगर 1.5 साल का समय व्यतीत हो चुका है जो कि अज्ञापक है 13B1 में और 13B2 में, उस स्थिति में कोर्ट जो है पूर्ण पीरियड को जो है माफ़ कर सकती है। एंड ऑल द एफर्ट्स ऑफ मीडिएशन एंड कॉन्सलेशन हैज़ बिन डन। सभी एफर्ट्स जो है वो हुए हैं मीडिएशन के या कॉन्सलेशन के, पर सारे प्रयास जो है विफल रहे। अब पार्टियां किसी भी रूप में अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिज्यूम नहीं कर सकती है और ना ही रिश्ता अब बच सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, द पार्टीज हैव जेन्युइनली सेटल्ड द डिस्प्यूट। पार्टीज जो है अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर चुकी है, इंक्लूडिंग द एलिमनी, custody of child and other issue pending between them. The waiving period will only prolong the agony. It should be considered. कई बार जाता है कि पक्षकार जल्दबाजी में है, मैटर को चाहते हैं सॉल्व करना, पर लंबा मैटर खींचिया तो वहाँ दिक्कत उनके लिए होगी, उनके बीच तनाव बढ़ेंगे, तो कोर्ट को वहाँ पर देखना चाहिए। द वेवर एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड 1 वीक आफ्टर द फर्स्ट मोशन गिविंग रीजन। जैसे पहला मोशन हुआ, जैसे मतलब कोर्ट ने इसको एडमिट कर लिया, आपका मीडिएशन करा लिया और मीडिएशन फेल रहा, फर्स्ट मोशन आ गया कि आप जो ये मैंडेटरी पीरियड है 6 मंथ का उसको जो है वेव आउट करो, और जो सेकंड मोशन आना है 6 मंथ बाद, तो कोर्ट उसको
एज सुन एज पॉसिबल जो है लेके आ जाएगा। कोर्ट जो है वहाँ बयान रिकॉर्ड कर लेगा, फिर से मीडिएशन कराएगा, फिर से विफल करेगा और अंतोकथवा जो है आपको डिग्री प्रोवाइड वहाँ पर हो जाएगी। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट क्या है, नॉट टू स्ट्रेच द डेमोलिस्ड मैरिज, की जो मैरिज डेमोलिश हो गई है, डिसइंटीग्रेटेड हो गई है, उसको लंबा नहीं खींचना, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना है, ताकि पार्टीज़ के बीच कोई अगोनी ना हो और जो मैटर सॉल्व हो गया है वापस से उसमें कोई उत्पाद जो है पैदा ना हो। इसलिए मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है भाई, अभी इन दिनों कई मुकदमे दाखिल हुए कोर्टा में जिनमें धोखेबाजी हो गई कि लड़के ने जो है तेरा भी साइन कर दिया, लड़की ने जो है तेरा भी साइन कर दिया और अंतोकथवा लड़की ने जो है केस विड्रॉ नहीं करे। तो आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी म्यूचुअल डिवोर्स साइन कर रहे हैं तो लड़की पहले 498 डोमेस्टिक वायलेंस और सारे केस विड्रॉ करे, उसके बाद ही म्यूचुअल डिवोर्स पर साइन करने हैं, अदरवाइज साइन नहीं करने हैं। हमारे साथ जो है धोखाधड़ी हो सकती है। सेकंड मोशन होते ही कोर्ट को स्पष्ट कर दो कि साहब सब ये केस विड्रॉ कर ले, जैसे ही विड्रॉ करती है वैसे मैं फाइनल जो है साइन कर दूंगा एंड अल्टीमेटली द मैटर विल बी रिजॉल्व फाइनली। तो ये जरूर जो है आप करो, इस बात का विशेष जो है आप ध्यान रखो। एक बात जो हमें समझनी है कि वंस एवरी एफर्ट हैज़ बीन मेड टू साल्वेज द मैरिज एंड देयर रिमेन्स नो पॉसिबिलिटी ऑफ रियूनियन, कि हर तरह के प्रयास कर लिए कि भी समाज वालों ने भी, वकीलों ने भी, खुद ने भी, कि ये घर बस जाए, पर ये घर बसने की स्थिति नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रियूनियन होने की या कोएबिटेशन की, और कोर्ट इस सिनेरियो में देता है कि अब इस मैरिज को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट पावरलेस टू एनेबल द पार्टी टू अवेल अ बेटर ऑप्शन। तो बेटर ऑप्शन क्या है, टू ग्रांट द डिग्री ऑफ डिवोर्स। वेवर इज नॉट गिवन ऑन मियर आस्किंग, द कोर्ट हैव टू बी सेटिस्फाइड बियॉन्ड डाउट दैट द मैरिज हैज शैटर्ड बियॉन्ड रिपेयर, कि अब इस विवाह की जो है मरम्मत नहीं हो सकती है, अब डिवोर्स ही जो है इसका एकमात्र विकल्प है। पर ग्रांट जो है कोर्ट करेगा आपको, ये कोई मेजर डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि रियल में सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती है कि हमें डिवोर्स की जो है आवश्यकता है। सेक्शन 13 भी जो है हिंदू मैरिज एक्ट का डज नॉट इम्पोज एनी फैक्टर्स ऑन द पावर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑन अ जॉइंट एप्लीकेशन, की 13 में अगर शर्त भी है तब भी जो सुप्रीम कोर्ट की विशेष पावर है उस पर कोई ये फैक्टर है या उस पर कोई कर्टलनेस ये जो है इम्पोज नहीं करता। वेयर द सब्सटेंसिव कंडीशंस ऑफ द सेक्शंस आर फुलफिल्ड, अगर सब्सटेंसिव कंडीशंस जो है फुलफिल हो गई हैं एंड द कोर्ट आफ्टर रेफरिंग द फैक्टर मेंशन अबव, जो मैंने फैक्टर आपको बताया कोर्ट को कंसीडर करता है और कोर्ट कन्विंस है, तो कोर्ट वहाँ पर 6 मंथ का जो मैंडेटरी पीरियड है उसे विव आउट करके जो है डिवोर्स दे सकता है। तो कुल मिला के बात क्या है कि ग्रांट ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज बाय दिस कोर्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। और ये बात आपको समझनी होगी कि इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ये ग्राउंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में टू गेट अ डिवोर्स। तो जिस कारण इस सिनेरियो में अगर आप डिवोर्स देने आ रहे हैं तो ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, बट कोर्ट का डिस्क्रेशन है, वी शुड बी एक्सेप्ट विद अ ग्रेट केयर एंड कॉशन। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को जो मैंने फैक्टर बताए वो दिमाग में रखने होंगे और इसके अलावा कोर्ट को आपको कन्विंस करना होगा हर एंगल से कि ये मैटर जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है, कि ये मैरिज जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है और अंतोकथवा इसको खत्म करना ही जो है एक समझदारी होगी। तो कोर्ट वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मैरिज को जो है डिसॉल्व करने के ऑर्डर कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिसको हम कंक्लूड करेंगे, द नेचर ऑफ कोहेबिटेशन नंबर 1। दूसरी बात द लास्ट कोहेबिटेशन बिटवीन द पार्टीज। तीसरी बात है नेचर ऑफ एलिगेशन, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, द अटेम्प्ट मेड टू सेटल द डिस्प्यूट। इसके अलावा द पीरियड ऑफ सेपरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो कोर्ट को इन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ना है और कुछ पैरामीटर जो आपको मैंने आगे बताया उसको भी जो है ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के कोर्ट का कहना है कि जो डिसीजन है इन द नीलम कुमार केस या मनीष गोयल केस या दर्शन गुप्ता केस या हितेश भटनागर केस या सावित्री पांडे केस, they have read down in the context of power of this court given by Constitution of India to complete justice in the exercise of jurisdiction under Article 1421 of the Constitution of India। तो कुल मिला के जो जजमेंट डील आउट किए गए हैं ऑलरेडी कोर्ट की पावर्स को लेके, तो ये कह सकते हैं कि जो एम्बिट है उस एम्बिट का उपयोग जो वैवाहिक डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने में ले सकते हैं। और कोर्ट को लगता है कि जहाँ पर जस्टिस करना है आर्टिकल 142 संविधान की शक्तियों का उपयोग करना है, तो किसी भी रूप में सेक्शन 13 और उसमें लिखी शर्तें कोर्ट को बाधित नहीं कर सकती है। कोर्ट को लगता है कि पार्टी के बीच डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सका है और जो शर्तें मैंने ऊपर बताई हैं उसमें से अधिकांश शर्तों की पालना हो चुकी है, तो कोर्ट को वहाँ पर पीरियड कंडोम करते हुए डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है टाइमली दे देना चाहिए। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनरिवर्टेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज़ नॉट अ ग्राउंड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, पर उसके बावजूद भी कोर्ट आर्टिकल 142 संविधान की पावर एक्सरसाइज करते हुए इस ग्राउंड पे जो है डिवोर्स कर सकता है। इसके अलावा अगर 13B की बात है जहां पार्टी के बीच डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो चुका है, अब कोई संभावना नहीं है कोहेबिटेशन की, अब दोनों ही पक्षकार अलग अलग हो चुके हैं, मैटर को फाइनली रिजॉल्व कर चुके हैं और जो पैरामीटर मैंने बताया उस पैरामीटर के अनुसार में काम कर चुके हैं, तो वहाँ पर कोर्ट को जो है मैरिटरी पीरियड को वेव आउट करते हुए तलाक दे देना चाहिए। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट बात है हमारे राइट से जो है जुड़ी हुई बातें। तो साथियों नेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये
पीरियड जो है मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ अगेन डिस्क्रिशनरी। पर डिस्क्रिशन जो मैंने पैरामीटर बताया उसके लाइट में एक्सरसाइज करने हैं। तो जब भी आप लोग ड्राफ्टिंग करो म्यूचुअल डिवोर्स की, तो इन पॉइंट को जरूर जो है पिटिशन में इंकॉर्पोरेट करो। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन टू वेव ऑफ द पीरियड, ये आपको मूव करनी है फर्स्ट मोशन के बाद में कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि रियल में वो ग्राउंड है कि अब हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं है। अगर ये मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमारे बीच डिस्प्यूट्स होगा, एगोनी बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो लिटिगेशन की पेंडेंसी है वही बढ़ेगी। तो साथियों, ऐसा देखा गया है कि इन पैरामीटर को कंसिडर करते हुए कोर्ट जो है जो को मंजूर भी कर रही है और डिवोर्स भी जो है जल्द ग्रांट कर रही है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर तो है ही। साथियों, अगर हाई कोर्ट या फैमिली कोर्ट 151 CPC विद सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो मैंने प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं इन द प्रेजेंटेशन दे में बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल। तो मैंने आपको ऐसा बताया कि इनको पिटिशन में इंकॉर्पोरेट करें और उसके लाइट में प्लीडिंग्स करें और उसके लाइट में आर्गूमेंट करें, निश्चित तौर पर अपने को जो है सफलता मिलेगी। तो घबराना नहीं है, सिर्फ काम करना है और रिजल्ट जो है हमारे को अच्छे मिल जाएंगे। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी तेरा भी ले रहे हो तो लड़के सारे केस विड्रॉ कर ले, इस बात को अश्योर करना, तभी उसको अमाउंट देना, अदरवाइज धोखा खा जाओगे, नुकसान फिर आपको होगा। तो साथियों, घबराने का नहीं है, सिर्फ वर्कआउट करना है और हमें अच्छे रिजल्ट जो है मिलेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।